गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 का विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। हमारा दूसरा पाठ है रेशों से वस्त्र तक। इससे पहले हम पहला पाठ कंप्लीट कर चुके हैं, उसके 2 पार्ट मैंने बनाए थे, आपने वीडियो देख ली होंगी। इस पार्ट में ये हमारा पार्ट 1 है दूसरे पार्ट का। इसमें हम पौधे व जंतुओं से प्राप्त रेशों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम, किन किन जंतुओं से ऊन प्रदान होती है, और उसके बाद हम ऊन तैयार करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में जो पाठ्य वस्तु हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपका सारा समझ में आ जाएगा। और बाद में जो पाठ्य वस्तु संबंधित प्रश्न दिए हैं उनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2, रेशों से वस्त्र तक। पिछली क्लास में हमने पौधों से प्राप्त करने वाले रेशे जैसे कपास और जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम जंतुओं से प्राप्त रेशे जैसे ऊन और रेशम को प्राप्त करने की विधि और इनसे वस्त्र बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। आज की इस क्लास में हम ऊन से कैसे प्राप्त की जाती है इसके बारे में जानेंगे। रेशम की विधि हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, पहला पार्ट है हमारा पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें पादप रेशे कहलाते हैं। जो पौधों से प्राप्त हमें रेशे होंगे उनको क्या कहेंगे? पादप रेशे। कपास के पौधे के बिनोले से, कपास का पौधा आपने देखा होगा, आपके अगर आप गांव में रहते हैं, बहुत लोग गांव में बोते हैं कि उसके पौधे से बिनोले निकलते हैं और बिनोले से रुई निकलती है जब आप अपनी रजाई भरने जाते हैं। और पटसन या सनई के पौधे के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जूट के बारे में भी आप जानते होंगे, जो जब हम चिनाई कराते हैं तो जूट की रस्सी मंगाते हैं तो वो आपके पटसन के पौधों से मिलते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कहाँ होता है? कागज़, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि चीज़ें बनाई जाते हैं। ये हुए हमारे पादप रेशे। अब बात आती है जंतु रेशे की। जो जंतुओं से प्राप्त रेशे होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन और रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। ऊन और रेशम। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से, और रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग हम कहाँ करेंगे? स्वेटर और गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। आज की इस क्लास में हम ऊन के बारे में पढ़ेंगे कि ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, क्या क्या प्रोसेस है ऊन को बनाने की। तो अब देखते हैं ऊन किन किन जंतुओं से हम प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। आप ज़्यादातर यही जानते हैं कि जो ऊन मिलती है वो भेड़ के रेशों से मिलती है, ज़्यादातर इसी से मिलती है। हालांकि कुछ अन्य जंतु भी हैं, जैसे याक, एक जंतु होता है याक, अभी थोड़ी देर में मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। ऊँट, बकरी आदि के शरीर के बालों का उपयोग ऊन प्राप्त करने में भी किया जाता है। केवल भेड़ का ही नहीं किया जाता, याक, ऊँट और बकरी के बालों का भी उपयोग किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन वासस्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, ऐसा जहाँ पर जो जंतु पाया जाता है जिसके बाल बहुत ज़्यादा हों, उन्हीं जंतु के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी जो होती है उससे अंगोरा ऊन, उस ऊन का नाम ही अंगोरा होता है क्योंकि वो अंगोरा बकरी से प्राप्त की जाती है। इसी तरह कश्मीरी बकरी होती है एक, उससे पश्मीना ऊन की साल, आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर पश्मीना ऊन की साल मिलेंगी, वो आपकी कश्मीरी बकरी से प्राप्त की जाती है। याक की ऊन जो होती है तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित होती है, याक जो जानवर होता है। और दक्षिण अफ्रीका में लामा और एल्पेका
दो जंतु होते हैं, लामा और एल्पेका, उनके जंतु से ऊन प्राप्त की जाती है। अब जंतु देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको घने बालों वाली भेड़ दिख रही है, ये तो आपने भेड़ तो देखी है, इससे ऊन प्राप्त की जाती है। और तिब्बत और लद्दाख में याक जानवर जो होता है उससे ऊन प्राप्त की जाती है। ये आपको याक चमक रहा है, इससे भी ऊन प्राप्त की जाती है। ऊँट है, ऊँट से भी ऊन प्राप्त की जाती है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका में पशु पाया जाता है लामा, इसके बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है दक्षिण अमेरिका में। इसी तरह कश्मीर में कश्मीरी बकरी जो होती है उससे पश्मीना जो शॉल होती हैं उनकी ऊन प्राप्त की जाती है। और अंगोरा ऊन अंगोरा बकरी से, ये भी जम्मू कश्मीर पाई जाती है। इस तरह एल्पेका जो होती है बकरी आपकी, उससे दक्षिण अमेरिका में ऊन प्राप्त की जाती है। तो ये जानवर हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अब बात आती है कि ऊन कैसे कैसे तैयार होती है। आपने महसूस किया होगा सिर के बालों की अपेक्षा जो होते हैं शरीर के रोए अधिक मुलायम, पतले और हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। भेड़ जो होती है उसमें भी दो तरह के बाल होते हैं। एक तो उसकी दाढ़ी के बाल होते हैं, वे रूखे होते हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरे उसकी त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो हम उसकी दाढ़ी के बाल नहीं लेते, उन्हीं बालों का उपयोग किया जाता है जो मुलायम होते हैं, यानी कि उसके शरीर पर जो बाल होते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें भेड़ का पालन करना पड़ेगा और उसका प्रजनन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में गडरिये जो होते हैं वो भेड़ों के झुंड पालते हैं। भेड़ क्या होती है? शाकाहारी होती है, वो घास और पत्तियां खाना पसंद करती है। भेड़ पालक क्या करते हैं? हरे चारे के अतिरिक्त उन्हें दालें, मक्का, ज्वार, खली आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु और उचित देखभाल पर भी निर्भर करती है। अगर आप भेड़ का अच्छी तरह से पोषण करेंगे, उसे अच्छी जलवायु में रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तभी उसे अच्छे रेशे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऊन प्राप्त करने के लिए उनके पालन पोषण पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों की नस्ल अच्छी भेड़ों की नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। जो अच्छी नस्ल की होती है उन्हीं को जनक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अच्छी नस्ल की भेड़ हमें मिल सकें। ये कुछ नस्ल दी हुई है भेड़ों की तालिका में। जैसे बाखरबाल है, वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, इसके बालों से ऊनी शॉल बनती हैं। और रामपुर बुशायर है, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल में मिलती है। इसकी जो ऊन होती है वो कंबल बनाने में यूज़ होती है। इसी तरह नाली है एक नस्ल भेड़ की, वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मिलती है, इससे गलीचे बनते हैं। इसी तरह लोही नस्ल होती है, वो राजस्थान और पंजाब में मिलती है, उससे ऊनी वस्त्र बनते हैं। और मारवाड़ी जो नस्ल होती है भेड़ की, वो गुजरात में मिलती है, उससे मोटी ऊन कंबल के लिए बनती है। और पाटनवाल, ये भी गुजरात में होती है, ये होजरी के कपड़े से बनते हैं। इस तरह से अलग अलग नस्ल से अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। अब बात आती है कि हम ऊन कैसे प्राप्त करें। ऊन को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया होती है भेड़ों, तो उसमें पहला चरण होता है, सबसे पहले भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है। यानी भेड़ के बाल बड़े बड़े हो गए तो उन्हें पहले तो जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उसके बालों को शरीर से ऊपर उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। सबसे पहला काम है उसका कटाई करना। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः एक बात और ध्यान रखना है कि बालों को गर्मी के दिनों में काटा जाता है। क्यों? ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाली सुरक्षा आवरण न होने के कारण इस पर कोई कठिनाई न हो। अगर हम सर्दी में काटेंगे तो उनको सर्दी लग सकती है, गर्मी में बाल कटने से कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरी बात, इन बाल उतारने से भेड़ को भी कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपर परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की होती है। यानी कि जो ऊपर की परत होती है वो मृत कोशिकाएं होती है, उनको पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे बाल उतारे जाए। अगर बाल को हम उखाड़ेंगे तो कष्ट होगा, लेकिन काटने से कोई दिक्कत नहीं होती है, दोबारा उगाते हैं। तो इस तरह से ये आपको चित्र दिखाया गया है। भेड़ को बड़े आराम से मशीन की सहायता से इसके बाल उतार लिए जाते हैं। दूसरा स्टेप है अभिमार्जन।
यानी पहले हमने बालों को उतार लिया, फिर क्या करेंगे, कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है। उतारने के बाद उनको धोना है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल, गर्द, सब मिट्टी निकल जाती है। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। याद रखना है, अभिमार्जन किसे कहेंगे, उनको धोने को, साफ़ सफाई करने को। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस तरह से टंकियों में इसको रेशों को डालकर इन्हें अच्छे से धोया जाता है, और आजकल तो मशीन इसके लिए यूज होती हैं, इनसे अभिमार्जन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है छटाई। अब हमने अभिमार्जन कर लिया, उनको अच्छे से धो लिया, तो नेक्स्ट स्टेप होगा उनका छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई की जाती है, यानी कि जो अच्छे रेशे होते हैं, अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। यानी लंबे होंगे उनको अलग कर लेंगे, जो चिकने होंगे उनको अलग कर लेंगे। छटाई का यह काम हाथों से और मशीनों की सहायता से किया जाता है। चौथा स्टेप है हमारा कताई। जब हम उनकी छटाई कर लेंगे तो उनको हमें कताई करनी पड़ेगी। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है, पहले सुखा लेंगे, और इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल और फूले रेशों को ऊन के धागों के रूप में इनकी कताई कर ली जाती है। जब कताई हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा इनका रंगाई, यानी जैसा रंग हमें चाहिए ऐसे हम इन्हें रंग लेते हैं। भेड़ और बकरी से प्राप्त रेशे प्राय काले होंगे, भूरे होंगे या सफ़ेद रंग के होंगे, लेकिन हमारी ऊन कैसी होती है, अलग अलग रंग की होती है। इसलिए हमें विविधता पैदा करने के लिए इन की रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऊनी धागा बनाना। जब इनकी रंगाई हो गई तो फिर इनका धागा बना लेते हैं। रंगाई के प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनकी धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाली ऊन में, और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में, यानी लंबे रेशर होंगे तो उनके लिए जो स्वेटर होती है उसकी ऊन बना ली जाती है, और जो छोटे छोटे रेशे होंगे उनसे जो है ऊनी वस्त्रों की बुनाई की जाती है। इस तरह से ये हमारा सारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब और भी थोड़ी बहुत बात जाननी है। क्या अगर जैसे जीविकार्जन के लिए लोग बाग इस व्यवसाय में लगे होते हैं, लेकिन क्या होता है, जंतु रेशों की छटाई करते करते कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। एक एंथ्रेक्स जीवाणु होता है, उससे संक्रमित हो जाते हैं। कुछ समय बाद में एक घातक रोग सोल्टस रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। ये भेड़ों से ही आता है, सोल्टस रोग के रूप में उन्हें दिखाई दे लेता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। अच्छा, और क्या आपको याद रखना है, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया, सबसे नंबर 1 पे चीन है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, भारत का तीसरा स्थान है। और गुणवत्ता की दृष्टि से न्यूजीलैंड की जो मेरिनो भेड़ होती है उसमें सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। अब हम जितना पाठ्य वस्तु हमने पढ़ी उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ऊन की क्या उपयोगिता है। ये आपको पता ही चल गया। ऊन कहाँ कहाँ यूज होती है आपकी, स्वेटर, शाल, कंबल, लोई, टैकेट आदि बनाने में हमारी ऊन यूज होती है। और सर्दियों में हम इनके ऊनी वस्त्र जो है हमें गर्मी प्रदान करते हैं, इसलिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब हम पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, जांतव रेशे किसे कहते हैं? तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लेंगे। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप नंबर लिख लेना अपने आप। भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण लिखिए, यानी किन किन चरणों के द्वारा भेड़ के रेशों से ऊन बनती है। तो इसके निम्न चरण हैं। भेड़ के ऊनों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो निम्नलिखित चरणों में संपादित होती है। पहला है भेड़ों के बालों की कटाई, उसके बाद अभिमार्जन यानी उनको धोना, उसके बाद छटाई यानी उनमें छोटे और बड़े रेशों को अलग अलग करना, उसके बाद कताई करेंगे, कताई करने के बाद उनकी रंगाई, और रंगाई के बाद ऊनी धागा बनाना। ये 6 स्टेप हैं हमारे, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन है आपका, अभिमार्जन क्या है? तो मैंने बताया था कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल, गर्द निकल जाए। यह क्रिया क्या कहलाती है? हमारी अभिमार्जन। नेक्स्ट स्टेप है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम बताओ जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल प्राप्त करने के मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है, और भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊँट, बकरी आदि के शरीर के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे आप,
ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम। तो नस्ल मैंने बताई थी आपको, बाखरवाल, रामपुर बुसायर, नाली, लोही, मारवाड़ी, पाटनवाद आदि, ये आपकी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन से क्या है, भेड़ की जो अच्छी नस्ल होती हैं उनके शरीर पर घने बाल होते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त की जाती है। ऐसी नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। एक प्रश्न और है, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? ऊनी रेशों के बीच वायु की अधिक मात्रा होती है जो उष्मा की कुचालक की भांति कार्य करती है। यानी ऊनी वस्त्र जो होंगे उनके बीच में हवा ज़्यादा आ जाती है, वो कुचालक कार्य करता है, जिससे उष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है, जिससे जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनने से ठंड नहीं लगती और शरीर को आराम मिलता है। आप इस प्रश्न को भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। 2 प्रश्न और हैं, सोल्टस रोग किस प्रकार होता है? ये अभी बताया था मैंने, जंतु रेशों की छटाई करते हैं वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद में घातक रोग रुधिर रोग सोल्टस रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है आपका, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैंने अभी बताया था ऑस्ट्रेलिया और चीन। चीन का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, हमारा भारत का तीसरा स्थान है। इसलिए आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी अपनी पाठ्यवस्तु में लिख लीजिए, पाठ्यपुस्तक में। और नेक्स्ट स्टेप में हम रेशम के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।